सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में कुछ खास है और कम कुछ खास है भी, क्योंकि आपके एग्जाम से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों को इसकी हैबिट तो पड़ गई होगी कि कम से कम कुछ कुछ एक आधा टॉपिक्स होते हैं जिनके नोट्स बनने ही बनने हैं, जैसे एक्सरसाइजेज हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये तो पढ़ना ही है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, क्लैट हो, एलेट हो, एमएच सेट हो, डीयू हो, एचएम हो, सीयूईटी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कुछ टाइप के क्वेश्चन ना हर एग्जाम के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आज पहला है मलाबार नेवल एक्सरसाइज। पिछले 2-3 दिनों से अपन एक्सरसाइज देख रहे हैं। ठीक है, जापान के साथ देखा, यूएस के साथ देखा, और अब इसका क्वाड कंट्रीज के साथ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक बार क्वाड देखने के लिए भी मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वाड इज। क्वाड आपका अगस्त में फिर से हाइप होगा, टेंशन मत लो। फ्लैट वालों के लिए भी अभी से ही है चेतावनी कि आप लोग अभी से ही क्वाड देखना शुरू करो, क्योंकि अगस्त सितंबर में ये न्यूज फिर से हाईलाइट होगी। तो क्यों हाईलाइट होगी? क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम अगस्त में एनालिसिस करते थे तो टाइम पे भी ये बहुत मिलता था डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के बेसिस पे। ठीक है, सीनियर लॉयर डेजिग्नेशन ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है, डीयूएलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है और एमएच सेट वगैरह के लिए, क्योंकि सीनियर लॉयर का डेजिग्नेशन के ऊपर कलेश मचते रहता है बहुत। एक बार है, वाइंड अप करते हैं, लाइव लॉ से इसका मेन सोर्स लिया गया। And the third and the last topic for today is Niti Aayog gets new CEO, a year to go to the World Bank. नीति आयोग का सीईओ, कमेंट सेक्शन में बताना नीति आयोग कब आया था। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं 2014, 2015, 2016, 2017। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता है लास्ट तक तो मिल ही जाएगा जब अपन नीति आयोग पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तुम्हारे प्रिपरेशन पे, व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, नीति आयोग कब बना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ना एग्जाम में, समझो इजी पेपर आया, और इजी पेपर का मतलब कट ऑफ स्काई रॉकेट चला जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस आज का। मलाबार नेवल एक्सरसाइज है, नेवल है इसलिए ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, The Malabar naval exercise is the most visible manifestation of the expanding military interportability among the Quad countries। देखो इसमें बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, अंग्रेजी पे मत जाना। ठीक है, बस इस पे जानो कि मलाबार एक्सरसाइज कैसे बनाओगे इसका नोट्स। ऊपर में एक्सरसाइज डाल दिया, लिखा मलाबार। ठीक है, मलाबार एक्सरसाइज क्वाड। ठीक है, क्वाड कंट्रीज, तो ये अपना हो गया पहली बात। अब होगा कि सर क्वाड में कौन कौन सी, नाम ही बता रहा है क्वाड मतलब चार कंट्रीज होंगे, तो इस तरह से चार बना लो। अब जब रिवीजन करने जाओगे तो एक्सरसाइज भी देख लिया और क्वाड भी देख लिया साथ साथ, एक पंथ दो काज। अच्छा, विल बी कंडक्टेड ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर अगस्त। कहाँ होगा इस बार? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कब होगा? अगस्त में। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब अपन क्वाड के बारे में एक ओवरव्यू ले रहे थे तो मैंने उसी टाइम बता दिया था कि ये चीज आपको अगस्त सितंबर में फिर से हाईलाइट होगी। एक बार अभी हाईलाइट हुआ है फेब में। ठीक है, फेब में हाईलाइट हुआ। अगर मोदी जी का कोई विजिट होता है ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक है, तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा हाईलाइट। फिर ये आपका अगस्त में हाईलाइट होना ही होना है। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर एग्जाम जैसे एलेट हो गया, ये सब क्वेश्चंस पुट अप करता है। ठीक है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है पहली बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी कि क्वाड पहली बार किस कंट्री में हो रहा है। 4 ऑप्शन देगा, तुम्हारा पक्का हैप्पी बर्थडे होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में लिखा होगा इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आधे से ज्यादा लोग जापान मार के आओगे। एक्सरसाइज का मतलब बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि जापान या इंडिया, ये पहली बार हो रहा है तो क्वेश्चन फ्रेम होगा ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब अपन क्वाड में जाने से पहले थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं। ठीक है, लेट्स विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। चलो, एक कॉन्टिनेंट तो घूम ही सकते हैं थोड़ा। देखो कुछ कुछ अगर ऑस्ट्रेलिया की मैप बनाने की कोशिश करोगे ना, इस टाइप का बनता है, वो बिल्ली टाइप का बनता है, ये फिर भी नहीं बना परफेक्ट। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इमेज एट ऑल। ठीक है, बट स्टिल देख लो। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके ये पार्ट को हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहोगे सर कहाँ से देखें? एक बार काम करना, जब ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में ऑस्ट्रेलिया का मैप ओपन कर लेना। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप भी खोल लोगे तो काम चलेगा ऑस्ट्रेलिया का, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, ये इसका ये पेनिनसुला वाला रीजन, ये थोड़ा सा और नुकीला है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा डिटेलिंग करता है एग्जामिनर, तो ये सब चीजें पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया किस कंट्री में है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो इस तरह से बटा हुआ है भाई साहब, है ना।
तरह से देखना बटा हुआ है, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो रेगिस्तान है। तो ये सब बातें हैं, ये वेस्टर्न है, ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है, ये ईस्टर्न है, ये साउथ ईस्टर्न है, इसे हम विक्टोरिया कहते हैं। ठीक है? ये सब बातें हैं। ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें तो कुछ ज़्यादा इतना डिटेलिंग मत करना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जान लो कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कोरल्स हैं। कोरल्स और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लैट पूछ चुका है पहले भी, तो पूछ सकता है कि कोरल रीफ सबसे ज़्यादा कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया। और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइड, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइड, GAD। इतना आइडिया रखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जब थोड़ा-सा नीचे जाओगे इस साइड पे, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड की खास बात है, जैसे अपना अंडमान है ना, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, वैसे यहाँ है। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, और ये दोनों सेपरेटेड है कुक स्ट्रेट से। ये चीज़ याद रखना, कुक स्ट्रेट। ठीक है? अपन कहीं न कहीं ज्योग्राफी भी देख रहे हैं, स्टैटिक पार्ट, जो जिन बच्चों को रहता है कि सर करंट के साथ स्टैटिक, अरे बॉस यही तो स्टैटिक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा-सा देख लिया, घूम के आ गया ऑस्ट्रेलिया। कौन-सा पीएम है, क्या है, नहीं है। अच्छा, आप लोग एक बात बताना कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया का एरिया वाइज़ कितनेवाँ नंबर का कॉन्टिनेंट है? ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 अजूबे हैं इस दुनिया में और एक तू यारा। तो ऑस्ट्रेलिया का बताना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनवाँ नंबर है, कौन-सा नंबर का है? ठीक है? एंड नीचे देखना, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आएगा आपका अफ्रीका। कुछ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? फिर यहाँ पे 4th पे आता है आपका साउथ अमेरिका, इस तरह से चलता है। 5th या 6th नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, तो देखना बताना ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे आता है। ये आपका एशिया होगा यहाँ पे, माय बैड, एशिया, अफ्रीका नहीं होगा। अफ्रीका 2nd नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे आपको नॉर्थ अमेरिका आएगा। ये है अफ्रीका, ये वाला पार्ट। ये है, ये एशिया, फर्स्ट पार्ट एशिया, 2nd रैंक पे है अफ्रीका, 3rd पे है नॉर्थ अमेरिका, 4th पे है साउथ अमेरिका। अब क्या बचा? अब बचा आपका यूरोप। यूरोप तो बहुत छोटा-सा है, ठीक है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो यहाँ पर बहुत ही सॉरी, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 3 चीज़ें बची ना। अंटार्कटिका यहाँ आपका आएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, और ये आएगा आपका यूरोप वाला पार्ट। तो देखना, बताना कि कौन कितनेवें नंबर का कॉन्टिनेंट है, आप तो बता दो। सारी चीज़ें बता दी, पूरा लाइन बता दिया ऊपर से। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है? एशिया खोलो, बहुत बड़ा खुलता है एक बार में वर्ल्ड मैप पे ना, आधा तो वही कवर कर लेता है। लोग कहते हैं अगर जिसने एशिया पढ़ लिया, समझो उसने 40% वर्ल्ड जान लिया। ठीक है? चलिए, तो ये सब तो खैर बातें होती रहेंगी। तो ये याद रखना, ये पर्टिकुलर चीज़ आज भी अगर आपको याद हो, अगर आप सक्सेस मंत्रा डिजिटल फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, तो उसमें एक क्वेश्चन डला हुआ था कि डार्लिंग, डार्लिंग रेंज कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही है डार्लिंग रेंज। अब जिसने पढ़ा है ये स्टैटिक पार्ट, तो उसके लिए आसान है, डार्लिंग रेंज पिग आयरन के लिए फेमस है। तो वो कहीं न कहीं यहाँ आता है, मरे डार्लिंग के पास। यहाँ पर 2 रिवर्स है, मरे और डार्लिंग, तो मिलती है, तो मरे डार्लिंग कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक गोल्ड रिज़र्व है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक थोड़ा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, जो आप क्लासेस में भी पढ़ते हो। अब देखो, अब क्या है ना कि जिसने ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत जाना है, तो उसे न्यूज़ीलैंड भी चमकेगा, ठीक है? अब यहाँ से आ जाओ, बास स्ट्रेट है यहाँ पे, नीचे आओगे, तो यहाँ पर है बास स्ट्रेट, ठीक है? ऊपर चले जाओगे, इसके अगर ऊपर और जाने का मन है, तो अराफुरा सी, अराफुरा सी, उसके ऊपर चले जाओ, तो पैपुआ न्यू गियाना, या बहुत लोग उसे बोलते हैं प्यूपा न्यू गियाना, जो माने बोल लो, कौन-सा अपना इंडिया का कुछ जा रहा है, बोल लो, नाम रख देते हैं अपने तरफ से, बस याद होना चाहिए। तो वैसे फिर एशिया चले जाओगे उसके बाद, तो उसमें नहीं घुसना है हमें, बस एक थोड़ा-सा एक आइडिया जान लो, अगर ज़्यादा चले गए डिटेल में, तो फिर हम वर्ल्ड मैप में एंटर करने लग जाएँगे। तो देखो, जैसे अब जिसने ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब वो मलाबार एक्सरसाइज देखेगा, उसको चमक जाएगा, अच्छा ठीक है, इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या-क्या चीज़ है? ऑस्ट्रेलिया का कितनेवाँ नंबर का कॉन्टिनेंट है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बेटा इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये सातों नाम याद रख लो, 1, 2, 3, पहला तो आसान है, एशिया बड़ा है, उससे बड़ा तो आपको अफ्रीका मिल जाएगा, अफ्रीका वैसे ही बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है? उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, फिर उसके यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे चलता है, ठीक है? अंटार्कटिका छोटा मत समझना, वो जनरली हम नहीं पढ़ते, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि छोड़ देंगे उसको, सबको साथ लेके चलता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइड है यहाँ पे, या ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है इसको, ग्रेट बैरियर रीफ, GBR भी बोल सकते हो। पूछा जाएगा GBR कहाँ है? भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में है, आराम से।
कोरल्स कहाँ पे, कोरल का कोरल सी ऑस्ट्रेलिया में है, उधर साइड ही है। अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बड़ा सा खुलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया, कुक स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज याद रखना, जब ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो हर पार्ट का अपना एक अलग कैपिटल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, डार्विन हो गया, इस तरह से चलता है। यहाँ पे क्वींसलैंड है तो क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन हो जाएगी। इधर आपको फिर दूसरी चीज आ जाएंगी, आगे बढ़ते चला जाएगा, ये विक्टोरिया की कैपिटल है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना द वे वी आर गोइंग इज इट ओके विद योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट, ठीक है। हाँ ना जरूर बोला करो। चलिए अब आते हैं अपने हमारा मेन पार्ट पे। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक ऑस्ट्रेलिया में नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है क्वाड की मलाबार एक्सरसाइज। तो सर ये तो हमने एक बैकग्राउंड जान लिया कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में अगर होगा पहली बार तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कॉन्टिनेंट्स देखना है, कितने नंबर पे आता है, एक थोड़ा बहुत ये देखना है अराफुरा और पीपा न्यू गियाना, थोड़ा बहुत एक आइडिया रफ आइडिया होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से दिखता है, ठीक है। चलिए अब इसको हटाया जाए, अब आते हैं हम क्वाड पे। जब हम अंदर एंटर करेंगे तो वही चीजें पढ़ेंगे जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वाड में बेसिकली 4 कंट्रीज होते हैं। अब 4 बेसिकली क्या, 4 ही होंगे इसमें। तो क्वाड के 4 कंट्रीज देख लो, 4 हैं कंट्रीज। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया जहां पर इस बार होगा, ठीक है, तो स्टार मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है भी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इंडिया भी होगा, ठीक है, यूएस होगा और जापान होगा, ठीक। ये 4 कंट्रीज को तो पहले नाम याद रखो। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बहुत बार चाइना भी लोग मार के चले आते, नहीं है चाइना क्वाड का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया है पार्ट, यहाँ पे चाइना नहीं है। तो पहली बार होगा, और कब होगा, अगस्त में। ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज है वो आपको स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में क्वाड स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट मलाबार एक्सरसाइज हुआ था बे ऑफ बंगाल, टुक प्लेस इन 2007, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज बेटे। अच्छा 1992 में जब स्टार्ट हुआ तो देखो, जब हमने 1992 में स्टार्ट किया तो बस ये दोनों चलाते थे 1992 में, ठीक है। ये और यूएस ने स्टार्ट किया था 1992 में। 2007 में इसकी एक्सरसाइज हुई थी, क्वाड की एक्सरसाइज, जो कि हुई थी मलाबार एक्सरसाइज इनकी बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल अगर देखोगे तो माउथ ऑफ गंगा भी है। बे ऑफ बंगाल अगर देखने जाओगे तो माउथ ऑफ गंगा है, अंडमान निकोबार आइलैंड है नीचे से। माउथ ऑफ गंगा एक है, बताना कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम बताओ जो सबसे बेहतरीन डेल्टा बनाती है। यार अगर परफेक्ट डेल्टा की बात करो तो नाइल रिवर सबसे बेहतरीन डेल्टा बनाती है, बट सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी बनाती है बताना। इट वॉज एक्सपेंडेड इंटू ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद इंक्लूजन ऑफ जापान इन 2015। 2005 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया। सर इतना कैसे याद रखें, सारे तरीका है उसका। देखो तो ये अपन बॉक्स तो बना लिया है, ये तो हमें क्लियर है, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इस बॉक्स से ये भी चीज क्लियर है, पहली 1992 में इंडिया यूएस के बीच में हुआ था, ठीक है। जापान इस पार्ट को ज्वाइन करता है आपको, जापान इसको ज्वाइन करता है 2015 में, जापान ज्वाइन करता है 2015 में, और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करता है इस पूरे एक्सरसाइज को। तो इस तरह से कनेक्ट करते हुए लाना, यहाँ पे लिख देना 2020, ठीक है, खत्म। जापान ने 2015 में, एक्सरसाइज हुई 1992 में स्टार्ट, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया और क्वाड बन गया। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2007 में ये मलाबार एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझ, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना क्या काम हो गया, इस पे कुछ पढ़ने के लिए बचा, कुछ नहीं बचा, बस एक इमेज याद रखनी है, ठीक है। द एम ऑफ मलाबार एक्सरसाइज क्या है, यूएस जापान टू कोऑर्डिनेट फॉर अ फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। इट इवेंचुअली एनुअली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस में होता है, अल्टरनेटिवली इंडियन में हो गया फिर पैसिफिक में हो जाएगा। दिस एक्सरसाइज इंक्लूड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ, बहुत सारी एक्सरसाइजेस इसमें होती हैं। अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया, इब्समार है, ये इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ होती है, ये सब भी चीजें याद रखना। जब ब्राजील कहाँ है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में मत डालना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। अगर आपको इब्समार याद रखो, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इब्समार। मलाबार इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। स्लेनेक्स कमेंट सेक्शन में बताना, इंडिया और श्रीलंका
किस चीज से सेपरेटेड है, ऐसा कौन सा स्ट्रेट है या गल्फ है जिससे ये दोनों सेपरेटेड है। तो आई होप कि 1 2 3 3 और 4 4 एक्सरसाइज हम लोगों ने एक बार में देखी कि किसके किसके साथ होती है, और 2 पहले देख चुके हैं। तो 6 एक्सरसाइजेज अभी तक देख चुके हैं, तो एक पेज में लिख के रख लेना, नहीं तो बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। तो एक बार याद रख लो, चीज़ों को देख लो, कॉन्टिनेंट्स घुमाओ थोड़ा-सा, एक ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगी साथ में, ठीक है? ये है मैडम इंदिरा जयसिंह, इंडिया की पहली विमेन सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट के साथ क्या होता है कि सीनियर एडवोकेट के गाइडलाइंस है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। एक होता है ना, घर के बड़े-बुजुर्ग होते हैं, तो आपको एक नियम कानून फ़ॉलो करना पड़ता है, या फिर आपकी एक अलग पद्धति होती है घर में। अब जैसे घर के बड़े-बुजुर्ग सिगरेट पीते हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है बच्चों में भी। एक एक गाना भी है शराबी करके, देखना कभी। है तो इसीलिए है कि भाई इनको इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीनियर एडवोकेट बनने के लिए इतना क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ तो डाइल्यूट करना चाहिए में, ताकि हर किसी को अपॉर्च्युनिटी मिल सके। तो 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइंस लेके आई, और उस गाइडलाइंस में अपने केस का नाम याद रखो। पहली तो इंदिरा जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का नाम जिसको याद है उसका आधा काम यहाँ पर हो चुका है। हाँ बॉस, आधा काम हो चुका है। क्योंकि आपसे एग्जाम में सबसे पहली बात तो ये पूछी जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेशन गाइडलाइंस। ठीक है, गलती से कहीं कुछ भी लिखा होगा, और बता रहे हैं ऑप्शन में एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सीएआरए। सकरा जिसको देख करके अपने आप टिक लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, बड़ा एडवोकेट, ठीक है, यही सही है। इंदिरा जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उस केस का नाम था। क्या इंदिरा जयसिंह मैडम ने ही ये गाइडलाइंस के लिए बोला था। आप ये थोड़ा-सा डाइल्यूट करिए। सीनियर एडवोकेट क्या होता है? सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, अगेन क्वेश्चन बन गया कि एडवोकेट्स एक्ट कब पास हुआ था? वैसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? कमेंट सेक्शन में बताना। ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993 एंड 1994। ठीक है? वैसे ही एडवोकेट्स एक्ट है 1961 में आया। ये 2 क्लास ऑफ एडवोकेट बताता है, एक सीनियर एडवोकेट और एक जूनियर एडवोकेट। ठीक है? जिसको सीनियर्स का डेजिग्नेशन नहीं मिला वो जूनियर्स हैं। The senior advocate play the role of legal expert in India who have significant knowledge in the field of law. ये तो बेसिक चीज। What are the legal provisions क्या क्या रिलेटेड है? 16(2) ऑफ एडवोकेट्स एक्ट ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1996 प्रोवाइडेड सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं डेजिग्नेशन ऑफ अ सीनियर काउंसिल। एज पर दिस प्रोविजन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द कंसर्न कोर्ट should believe that a particular advocate is fit to hold the position of a senior advocate। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जजेस के जजेस, वो इनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, इसको हम रख सकते हैं सीनियर के पॉइंट पे। ठीक है, द कंसर्न एडवोकेट के पास एक्सेप्शनल लीगल नॉलेज होना चाहिए। तो हाँ, ही और शी मस्ट होल्डिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज, और एक होता है ना कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो चीज होना चाहिए। कंसेंट ऑफ सच एन एडवोकेट शुड बी ऑब्टेन्ड प्रायर, पहले पूछा जाना चाहिए कि हाँ बॉस हम आपको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन दे रहे हैं, आपको चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, द सिलेक्शन शुड बी ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ लॉ। ना नमिता थापर नहीं होना, ये मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। नहीं, अगर आपकी एक्सपर्टाइज है लॉ में तभी आप इसमें आ सकते हो, नहीं आ सकते सॉरी टाटा गुड बाय। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या इम्पोज्ड है इनके सीनियर एडवोकेट्स पे? उनको बिना किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर जूनियर के साथ, बिना आप किसी अगर एओआर या फिर जूनियर के साथ कोर्ट में जाते हो तो आपको परमिट नहीं है, आप अकेले नहीं आओगे, आपके साथ एओआर रहेगा और एक जूनियर रहेगा। He or she is refrained from drafting pleadings or affidavits before any court or authority mentioned। वो प्लीडिंग्स ड्राफ्ट नहीं करेगा, वो बस कोर्ट के सामने बहस करने के लिए। ठीक है, he or she shall not accept directly from a client any brief or instruction to appear in any court। जैसे मान लो कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी सीनियर काउंसिल के पास चले जाता, मैडम प्लीज मेरी बात सुन, नहीं, सीनियर एडवोकेट नहीं सुनेगा, आप किसी जूनियर को बताओ उनके, या फिर एओआर को बताओ, वो जाके मैडम। सीनियर cannot file any pleading or represent his client, neither can draft an application by his own handwriting। खुद के हैंडराइटिंग वो नहीं करेंगे। The senior advocate must maintain a code of conduct different from other advocates। Obviously बड़े हो आप घर के, तो आपसे ये उम्मीद रखी जाती है। इंदिरा जयसिंह में क्या था? फर्स्ट सीनियर एडवोकेट थी इंडिया की इंदिरा जयसिंह। उन्होंने पिटिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने चैलेंज किया कि ये प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेशन गलत है सर। He termed this process opaque, arbitrary and fought with nepotism and sought greater transparency। देखो इसमें एक बात लिखी थी कि एक्सपीरियंस और लीगल नॉलेज कैसे चलता है। एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से ये XYZ पर्सन के पास एक्सपीरियंस है तो वो ठीक है, उसके पास नॉलेज है वो ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं ब्लू ब्लड भी आ जाता है। एज रिजल्ट एपेक्स को डिसाइडेड टू ले डाउन, और कोर्ट ने 2018 में लेट डाउन भी किए गाइडलाइंस।
द जजमेंट डिसाइडेड सेटअप, जजमेंट का कि परमानेंट कमिटी होगी और एक सेक्रेटरिएट होगा और सेक्रेटरिएट के पास टास्क होगा कि वो सभी एक एडवोकेट्स अपना एप्लीकेशन देंगे उस सेक्रेटरिएट में, फिर वो सेक्रेटरी डिसाइड करेगा यहाँ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये अभी सीईओ बने हैं नीति आयोग के। नीति आयोग में एंटर करने से पहले आई होप कि अभी तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब तो क्या ही कर सकते हैं, देख लो। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में बना था, डेट थी 1 जैन। इससे पहले था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, पूछना मत कि सर कौन अच्छा है, क्योंकि नीति आयोग इज वेरी न्यू, कांट से एनीथिंग आर्बिट्ररी हियर। नीति आयोग बहुत नया है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे कि क्या हालचाल है, नहीं है, जो है सो अभी चल। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ अब नए बने हैं और अय्यर साहब वर्ल्ड बैंक के हैं, जो पुराने सीईओ थे। बड़ा इंटरेस्टिंगली लिखा है द हिंदू, देखते हैं। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ने मंडे को यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, क्या थे? यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। लोगों को, आधे लोगों को अमिताभ कांत अभी भी याद है। ही विल रिप्लेस परमेश्वरम अय्यर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वर्ल्ड बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। परमेश्वरम अय्यर अब जाएंगे कहाँ? विदेश। वहां से भेजे हैं बीवीआर सुब्रमण्यम को, जाके जाओ आप मेरा कार्यभार संभालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुब्रमण्यम से अपॉइंटमेंट 2 साल का है, मतलब ये नीति आयोग का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए है। और अय्यर का टेन्योर 3 साल का है विदेश में, मतलब 3 साल तक आप यूएस में रहोगे और आप 2 साल तक इंडिया में रहोगे। अय्यर वर्ल्ड बैंक में किसको रिप्लेस करेंगे? राजेश खुल्लर को, जो कि 1988 बैच हरियाणा काडर के आईएएस ऑफिसर थे और उनको वापस अपने पेरेंट कैडर पे भेजा जा रहा है। ठीक है, चीजें क्लियर है। 3 नाम है यहाँ पर, बीवीआर सुब्रमण्यम, अय्यर और खुल्लर। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम 2 साल के लिए गए हैं नीति आयोग, अय्यर साहब 3 साल के लिए गए हैं वर्ल्ड बैंक और खुल्लर साहब आ गए हैं हरियाणा। ये 3 नाम याद रखना, एक साथ सिंक में याद रखोगे काम हो जाएगा, अलग अलग करोगे दिक्कत हो जाएगी। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के बना है 2015 में 1 जनवरी को। बॉटम्स अप अप्रोच है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इक्वइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब जहां सेंटर और स्टेट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। नीति आयोग के कॉम्पोजिशन में चेयरपर्सन डिफेक्टो होता है प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। गवर्निंग काउंसिल, जिसमें क्योंकि कोऑपरेटिव है तो स्टेट के सीएम्स को लेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लेंगे यूनियन टेरिटरी के। रीजनल काउंसिल्स में चीफ मिनिस्टर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होंगे, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी के द्वारा। एडहॉक मेंबरशिप 2 एक्स ऑफिशियो कैपिटल लीडिंग रिसर्च के, है ना, क्योंकि थिंक टैंक है तो रिसर्चर चाहिए। सीईओ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, टेन्योर फिक्स किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल इन्वर्टाइज होंगे, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डोमेन नॉलेज, अगर कोई है ऐसा जिसकी जरूरत है तो प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर दे। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 टॉपिक है, स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएट अ सेल्फ वर्क प्लेस फॉर वुमेन। ये बेसिकली आपको स्पोर्ट्स से उठाया गया है टॉपिक, स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट की कभी केसेस उठे थे कुछ दिन पहले, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट करता है। तो इसमें एक चीज देखना, अगर कमेंट सेक्शन में आता है तो बताना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड एक केस है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, अभी फिर से सुन लो, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का केस है। कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आता है तो मेंशन कर देना कि सर बता। ठीक है, दूसरा है माइक्रोबायोम लिंक टू द ऑटिज्म। ये ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में है। बेसिकली आई वुड नॉट लाइक टू से, अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स चलाते हो आप, तो एक वू यंग वू करके एक वेब सीरीज है, द एक्स्ट्रा अटॉर्नी वू, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू, ये कोरियन वेब सीरीज, अगर मन हो तो कभी देखना, उसमें काफी अच्छे से ये ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में बताया हुआ है। तो बाकी ये जो टॉपिक है अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत प्यारा टॉपिक है, पैसेज के बेसिस पे बहुत अच्छा टॉपिक है, बट जीके के बेसिस पे अभी मत जाओ, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया ही याद रखो, बहुत है। नाउ एचएनआई, कल का क्वेश्चन है फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू से, ये तो बताओ कम से कम, ये तो आसानी से बता दोगे। इंडियन वैल्यू हम बता देते हैं 8.2 करोड़। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को कौन सा इलेक्शन सिंबल मिला है? वो एंड एरो, आसान है। When was the last case of type 1 polio virus recorded in India? 11. Jamaat-e Islami founded by Abdul Alam Muhyiddin, the express purpose for ushering in the Islamic State, in which year was this founded? तो सर ये क्या क्वेश्चन है? एक बात बताओ, कल जब
सेशन हुआ था खत्म, तो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक टॉपिक था इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड, मैंने स्पेशली बताया था कि ये अब्दुल अला मौदी, ये जमात इस्लामी ने रिजर्वेशन का डिमांड किया है, यानी इस्लाम के अंदर डिवीजन, ठीक है। और इसमें मैंने बताया भी था कि 1942 या 41 से रिलेट करेगा, ये पढ़ना। आंसर है 1941। चलिए, फॉलोइंग ट्विटर, अच्छा ये जो आपका पेड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, बहुत चला है, तो आज थॉट की चलो क्वेश्चन डाल ही देते हैं। आंसर इज मेटा, and these are the following channels on you can follow us. Thank you, that's all from my side.